नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज निर्मला यादव के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक नए मेहमान इंजीनियर मनीष यादव, जो कि सीतापुर के ब्लॉक कसमंडा वार्ड नंबर 52 से जिला पंचायत प्रत्याशी हैं। जो कि मनीष यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब। जैसा कि आपसे प्रथम सवाल यही रहेगा, आपका राजनीति में आने का उद्देश्य, राजनीति में आने की इच्छाएं कैसे जागृत हुई? मैं आपको पत्रकार साहब बताना चाहूंगा कि राजनीति का जैसे राजनीति को लोग बताते हैं राजनीति बहुत गंदी है, लेकिन राजनीति में जब तक शिक्षित लोग यहाँ पे राजनीति में नहीं आएंगे तब तक राजनीति अच्छी तरीके से राजनीति में सुधार नहीं हो सकता है। होता क्या है कि जब अशिक्षित लोग राजनीति में आगे बढ़ जाते हैं, अच्छे पद पे पहुंच जाते हैं, तो होता क्या है, शिक्षित लोगों को अशिक्षित लोगों के माध्यम से चलना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, मैं इंजीनियर हूं, कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हुआ है। मैं चाहता हूं कि जनता में सुधार हो और जो लोग योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं, उनके तक नहीं पहुंचती है, उनके तक योजनाओं को पहुंचाने का कार्य करूंगा, प्रयास करूंगा। ये सब बहुत सारे अहम मुद्दे हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने क्षेत्र में भ्रमण किया है कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार की है, लोग वहां तक नहीं पहुंचाते, लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि लोगों तक पहुंचे, इसी में प्रयास को, इसीलिए मैंने अपनी इच्छा जागृत की और हमने इलेक्शन लड़ने का संकल्प किया है। आप समाज को एक सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए आपने बताया कि राजनीति में आपने कदम रखा। मतलब आपके समाज के लोग हैं जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, वो 2-3 कठिनाइयां जरा हमको बताएं आप। देखिए, सबसे पहले ये बहुत सारी कठिनाइयां, लेकिन हम 2-3 कठिनाइयों का मैं व्याख्यान करूंगा यहाँ पर। पहली सबसे बड़ी समस्या है कि स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी बीमारियां हमारे क्षेत्र में या पूरे कहीं भी कह सकते हैं बीमारियों का प्रकोप रहता है, लेकिन लोगों को स्वास्थ्य से लेकर उन्हें ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिल पाता है। अगर उनको ट्रीटमेंट कराने की जरूरत पड़ती है तो उन्हें लखनऊ जैसे बड़े हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है और वहां पे अच्छी फीस, उनसे मोटी फीस ली जाती है, और जो कुछ लोग हैं जो सक्षम नहीं है इलाज कराने के लिए, वो लोग इलाज से वंचित रह जाते हैं। मैं सबसे पहला कदम जो उठाने का प्रयास करूंगा, अगर हमें जनता चुनती है तो सबसे पहला प्रयास हमारा रहेगा कि स्वास्थ्य चिकित्सा जितने हैं उनमें अच्छे से कार्य हो और अच्छी चिकित्सा लोगों तक पहुंचाए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी चिकित्सा, अच्छी मेडिसिन पहुंचाई जा सके। जैसा कि अगर कहा जाए तो आप बुनियादी ढांचों पे, जैसा कि सड़क, पानी, बिजली के तहत आप कौन सा कार्य करने की कोशिश करेंगे? देखिए, हमने अपना वार्ड नंबर 52 में आपको बताना चाहूंगा, बहुत से क्षेत्रों में हमने घूमा है। बहुत सारे अभी भी गांव अपने रास्ते से वंचित हैं, जिनके गांव तक पहुंचने के लिए अगर आप मोटरसाइकिल से जाना चाहते हैं तो नहीं पहुंच सकते हैं। पत्रकार साहब, मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि अभी मैं हाल ही में बताता हूँ, 2 दिन पहले मैं गया था, बहादुरापुर ग्राम पंचायत में गया था। वहां पे एक लालपुर गांव पड़ता है, वहां पर अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पर आप 4 व्हीलर से या 2 व्हीलर से अगर जाते हैं, बरसात के मौसम में अगर आप पैदल भी जाना चाहते हैं तो आपको पहुंचने में कठिनाई होगी। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो रास्ते से वंचित हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे माननीय जी? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मैं यही कहना चाहूंगा आपका कि मतलब कि जो गरीब लोग हैं, जो शिक्षा से वंचित रहते हैं और जिनके वहां तक शिक्षा पहुंच नहीं पाते, लोग पढ़ना चाहते हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और पिता माँ बाप, उनके पेरेंट्स जो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए कि आज मैं आपको बताना चाहूंगा, प्राइवेट स्कूलों की फीस और सारी चीजें आप देखना चाहेंगे कितनी मोटी रकम होती है, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो शिक्षा, अपने बच्चों को शिक्षा देने में वंचित रह जाते हैं, जो शिक्षा दे नहीं पाते हैं महंगाई की वजह से। मैं सबसे पहला प्रयास यही करूंगा कि लोगों को, गरीब के बच्चों को शिक्षित किया जाए। जब शिक्षित होंगे, शिक्षा में ही सवाल उठते हैं। कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगा, मैं जो लोग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, अगर मुझे जनता चुनती है तो मैं शिक्षा, लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का और शिक्षा दिलाने का कार्य करने का प्रयास करूंगा। जैसे कि आपसे तीसरा सवाल रहेगा, जो कि किसान है, काफी किसानों को आपने देखा होगा कि काफी योजनाओं का उनको लाभ नहीं मिल पाता है। अभी आपने हाल ही में देखा कि खाद की इतनी मारामारी रही कि उनकी तरफ, किसानों की तरफ कोई अपनी एक नजर डालना नहीं चाहता। उस पे विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां रहती हैं किसानों की, समस्याओं को लेकर हमेशा गलतियां बनी रहती हैं, समस्याएं बनी रहती हैं।
जबकि हमारा देश जो किसान के ऊपर डिपेंड रहता है, सारे कार्यभार किसानों पर रहता है। ठीक है, 70% खेती होती है हमारे देश में, लेकिन सारी समस्याएं किसानों के साथ होती हैं। मैं बताना चाहूंगा, अभी हाल ही में हमने बहुत सारी कोशिश की और हम SDM मैडम के पास, राखी वर्मा जी के पास गए थे किसानों की समस्याओं को लेकर, और उन्हें लेटर भी दिया था कि समस्या से निदान किया जाए किसानों का। लेकिन ये समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। इसमें होता क्या है, कुछ चीजें होती हैं जो ऊपर से सरकार तो प्रोवाइड कराती है, लेकिन यहाँ पर नीचे जो होते हैं, नीचे लोग कुछ अधिकारी मिले होते हैं, जो काला बाजारी होती है, उन सब पे मैं, अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं इन सब काला बाजारी को और जो इन सब चीजों को, मैं किसानों की समस्याओं का निदान करने की मैं कोशिश करूंगा। तो आपने जैसे कहा कि किसानों के जो समस्याएं होंगी उनका निदान करूंगा, लेकिन आपने देखा होगा कि आपसे भी ऊपर जो अधिकारी, मैं किसी अधिकारी को टिप्पणी नहीं करना चाहता, नाम नहीं लेना चाहता, उनका कोई समर्थन होता है और कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो पैसा वो भी खा लेते हैं। उसके विषय में आप मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहला सवाल आपने पूछा था हमसे कि आप राजनीति में आना क्यों चाहते हैं। सबसे बड़ी वजह आपने सवाल जो पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। सबसे बड़ी वजह यही रही कि हमें राजनीति में आना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि कुछ अधिकारी या जो राजनीतिक लोग होते हैं पैसा खा लेते हैं या करप्शन करके वो किसानों को समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उन्हें सामग्री जो किसान खेती करने से रिलेटेड होती हैं वो नहीं मिल पाती हैं। तो मैं यही बताना चाहूंगा, मैं वैसा नेता नहीं बनना चाहता हूं कि ये समस्याएं बढ़ें। कुछ ऐसे नेता बने भी हैं जो समस्याएं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इन्हीं समस्याओं का निदान करने के लिए मैंने ये अहम कदम उठाया है। जैसे कि एक नजर में डालना चाहूंगा युवाओं को रोजगार दिलाने का, और रोजगार कैसे दिलाएंगे, कैसे प्रयास करेंगे आप? जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बीटेक कर रखा है, मैं कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर हूँ। मेरा सबसे पहला कदम रहेगा शिक्षा के क्षेत्र में, कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं हमारे क्षेत्र में कि जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। मैं सबसे पहला कदम ये अगर उनके रोजगार के लिए उठाऊंगा कि कुछ ऐसी कंपनियां बुलाऊंगा जिनका जॉब फेयर कराऊंगा अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, कि जो लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेरोजगार घूम रहे हैं, मैं अच्छी कंपनियों का आवंटन कराऊंगा अपने क्षेत्र में, उसका जॉब फेयर लगवाऊंगा और उसमें अपनी योग्यता अनुसार लोग जॉब पाएंगे। इससे रोजगार में बढ़ोतरी करने की मैं कोशिश करूंगा अगर जनता मुझे चुनती है। क्या मैं जानना चाहूंगा कि जो मतलब छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्टेडियम वगैरह की व्यवस्था भी करवाएंगे? देखिए, छोटे बच्चे हैं, सबसे पहली बात है कि पढ़ाई के साथ साथ, जैसे कहा जाता है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद बहुत जरूरी होता है। मैं उस क्षेत्र में भी कदम उठाऊंगा अगर जनता मुझे चुनती है और सेवा करने का मौका देती है, कि जैसे कबड्डी का खेल हो गया, दौड़ की प्रतियोगिता हो गई और क्रिकेट हो गया। ऐसी योजनाएं मैं कोशिश सरकार के माध्यम से लाने का प्रयास करूंगा अगर जनता चुनती है, तो कि खेल के क्षेत्र में युवाओं का रुझान बढ़े और खेल में प्रतियोगिता में लोग भाग ले, और इससे हमारे क्षेत्र के बच्चे स्टेट लेवल, जिला लेवल और देश लेवल पे खेल का प्रदर्शन करें। एक नजर में महिलाओं के सशक्तिकरण पे डालना चाहूंगा, क्या आपके विचार हैं? देखिए, महिलाओं के सशक्तिकरण पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि महिलाएं जो अभी कहीं बहुत सारे केस आप भी सुनते भी होंगे कि महिलाओं को अकेले निकलना और या फिर कहीं बाजार मार्केट में जाना, जो लोग प्रताड़ित करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई कराने का प्रयास करूंगा। और मैं यही प्रयास करूंगा कि अपने क्षेत्र की माताएं बहनें जो हमारी हैं उनको शिक्षित और प्रशिक्षित करने का कार्य करूंगा। जैसे हमारे बहुत सारी योजनाएं आती है, जैसे कढ़ाई बुनाई और सिलाई हो गई, उसमें कौशल विकास योजना के माध्यम से बहनें और माताओं को प्रशिक्षित करके फिर वो अपना सेल्फ रोजगार डाल सकती हैं। जैसे धूप बत्ती बनना हुआ, ठीक है, पेंसिल पैकिंग होगी, छोटे छोटे उद्योग जो होते हैं उसमें अपना भाग लेके, और हमारे जो पीछे वर्ग की महिलाएं हैं और माताएं हैं, बहनें हैं, जो वो आगे बढ़ के इसमें हिस्सा ले सकती हैं। जैसा कि मनीष जी, मैं ग्राउंड पे जब रिपोर्टिंग के लिए निकलता हूँ ना, तो मैंने देखा काफी युवा आपके चर्चित रहते हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब कैसे संभव हो? पत्रकार साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं मैंने युवाओं का विश्वास जीता है और उनकी हर परिस्थिति में मैं खड़ा रहता हूं, और उनकी नजर में हमने अपना विश्वास बना रखा है कि अगर वो तकलीफ में होंगे, युवाओं को पता है कि अगर हम किसी मुसीबत में होंगे तो ये इंजीनियर मनीष यादव हर हाल में उनके साथ खड़ा है, ये समझ लीजिए आप। इसीलिए युवाओं का जुड़ाव हमसे ज्यादा है, और लोग युवा ही नहीं कह सकते हैं,
हमारे समाज क्षेत्र के सभी समाज के लोग हमसे उसी तरीके से लगाव रखते हैं जैसे हमारे क्षेत्र के युवा लोग रखते हैं हमारे साथ। जैसा कि मनीष जी आपने बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने काफी बताया कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन अभी तक मैं जानना चाहूंगा आपने कुछ मतलब क्षेत्र में किया है क्या? पत्रकार साहब, अगर हमारे क्षेत्र में आप ग्राउंड लेवल पे गए होंगे तो आपको जरूर जानकारी कहीं ना कहीं मिली होगी कि हमने स्वास्थ्य के प्रति क्या सहानुभूति रखता हूं और कितना प्रयास करता हूं। अभी हाल ही में हमने कुमारगढ़ी क्षेत्र हो गया, हमारा भंडिया क्षेत्र हो गया और उधर हमारा ये ऊंचाखेड़े अजय हो गया, हमने कई जगहों पर हमने भ्रमण किया अपने क्षेत्र में, लेकिन देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे डॉक्टर को दिखा नहीं पाते। हमारे क्षेत्र में उतने अच्छे डॉक्टर नहीं हैं जो अच्छा परामर्श दे सके, लेकिन हमने लखनऊ से एक टीम बुलाई और अच्छे डॉक्टर एमबीबीएस लेवल के डॉक्टर बुलाए, और जो गरीब लोग हैं जो दिखा नहीं पाते हैं या परामर्श नहीं मिल पाता है, उल्टी मतलब मेडिकल स्टोर से दवाई लेने का कार्य करते हैं, वो कहीं ना कहीं घातक रहती है उनके लिए, उनके शरीर के स्वास्थ्य के लिए। तो उस चीजों को मैं नजर में रखते हुए हम अच्छे शिविर का आयोजन किया, जिसमें अच्छे डॉक्टर हमने प्रोवाइड कराए और अच्छे डॉक्टर बुलाए, अच्छी मेडिसिन और जांचें जो जहां तक हुई हमने गरीबों की फ्री कराई हैं। अगर आप ग्राउंड लेवल पे पता करेंगे तो हमने जो क्षेत्र बताया है, आप एक बार भ्रमण करके देखिएगा, आपको ऐसी जानकारी मिलेगी। इंजीनियर साहब जी, जैसे कि मैं ये जानना चाहूंगा, यदि जनता आपके क्षेत्र की, आपकी वार्ड की आप पे विश्वास जता रही है और आपको चुन रही है, तो आप कहा जाए प्राथमिकता पे कौन कार्य करेंगे? अगर जनता मुझे चुन के हमें इस मौका देती है, सेवा करने का मौका प्रदान करती है, तो सर्वप्रथम मेरा कार्य यही रहेगा कि जैसे हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं, एक दूसरे रास्ते को जोड़ने का काम करूंगा। जिससे फायदा क्या होगा कि जब एक रास्ते सही होंगे तो जो बच्चे शिक्षा के लिए स्कूल जाएंगे या जो हमारे किसान भाई हैं वो हमारे गन्ने की खेती या कुछ सामान लाना है या गन्ने को सेंटर तक पहुंचाना है, तो उसमें पहुंचाने में सुविधा होगी। और हमारे माताएं बहनें जो है, जैसे हमने बताया था, कौशल विकास के माध्यम से हम माताओं बहनों को प्रशिक्षण प्रदान कराऊंगा। उनको भी अपने जैसे स्वयं का बिजनेस या स्टार्ट करती हैं, ठीक है, तो उनको भी पहुंचने में वहां पे आसानी होगी। जैसा कि मैं ये जानना चाहूंगा, काफी अब तो लोग जागरूक हैं और कभी मतलब लाइट वगैरह की व्यवस्था है, लेकिन तब भी आप लोगों के लिए मतलब लाइट के विषय में क्या कार्य करेंगे? देखिए, जहां तक मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारे क्षेत्र में लाइट की व्यवस्था, कुछ ऐसे गांव हैं जहां तक अभी तक लाइट पहुंची है, लेकिन लाइट की इतनी समस्या रहती है कि पावर हाउस से उन्हें 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे की लाइट ही प्रदान हो पाती है, मिल पाती है। उससे समस्याएं क्या होती हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं या लोग काम करना चाहते हैं, रात्रि तक काम करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं। और सबसे ज्यादा समस्या होती है कि ऐसे खेती की सिंचाई भी अब समर के द्वारा की जाती है, किसानों को पानी समय पर नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहली समस्या ये दूर करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी चीज, हमारे बहुत सारे हमारे क्षेत्र में हमने देवस्थान है जहां पर मैं पहुंचा हूं, देखा हूं कि वहां पे ना अच्छे से बाउंड्री या सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है और वहां पर देखा लाइट की भी व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो दूसरा हमारा प्रयास यही रहेगा कि वहां पे लाइट की व्यवस्था, और दूसरी चीज है वहां पर सौंदर्यीकरण। जैसे सौंदर्यीकरण में मैं आपको बता दूं कि जैसे देवस्थान की बाउंड्री हो गई और उसके अंदर अच्छे अच्छे वृक्षों का रोपण किया जाए जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। ये कार्य करने का मैं प्रयास करूंगा। जैसा कि महेश जी, मैं आपसे आखिरी सवाल, लास्ट सवाल करना चाहूंगा, आप पर्यावरण के क्षेत्र में कैसे कार्य करेंगे? देखिए, पर्यावरण, देखिए ये प्रकृति से अगर खेल करेंगे, कोई भी खेल करेगा तो प्रकृति उसे छोड़ती नहीं है। पर्यावरण को हमेशा सुधार के रखना चाहिए और स्वच्छ रखना चाहिए, ठीक है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए आप भी जानते हैं क्या करने की जरूरत है। जैसे हम बरसात के मौसम में वृक्षारोपण करें, मैक्सिमम वृक्षारोपण करें, जिससे, क्योंकि जिसने हमें जीवन दिया है उसको हम अगर संभाल के नहीं, उसकी तरफ हम नजर नहीं डालेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला हमारा काम प्रदूषण को कम करना होगा। और दूसरी चीज, हम जितना ही वृक्षारोपण करेंगे, ठीक है, और जितने ज्यादा हमारी संख्या होगी पेड़ों की, तो वायुमंडल हमारा स्वच्छ रहेगा और प्रदूषण कम होता जाएगा। मनीष जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार साहब, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने स्टूडियो बुलाया और हमें इस योग्य समझा कि यहाँ पे आके अपने विचार रखूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।